और उस जमाने में मेरे पिताजी तखतगढ़ के अंदर रहते थे, पाली जिले के अंदर, जहाँ नवाखेड़ा के अंदर और गौशाला के अंदर, और हमारे खेत हुआ करते थे। और हम जब छोटे बच्चे थे तो खेतों के अंदर जाया करते थे। और जितने ये भारी किसान आज बनते हैं, मेयो कॉलेज में पढ़े लेकिन उसके बाद जाकर के खेती गर्व से महसूस करते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम लोग आज भी खेती से जुड़े हैं। मेरे गाय रहती है, मेरे जयपुर वाले फार्म पे देखोगे तो देसी गाय, और सिर्फ देसी गाय रहती है। लेकिन दुर्भाग्य सोचो कि अगर मैं किसी आदमी को ये कह दूं ना कि मैं अंग्रेज हो, उसमें जो सबसे जोरदार आपकी सीटियां होती है उसको निकाल करके आप उसको कहते हैं ना बीज का बाजरा है, उसको आप पहले से निकाल करके उसको बहुत अवेयर करके रखते हो कि भाई अगली बार जब वापस मौका आएगा तब हम इस बाजरे को बोएंगे ताकि हमारी बढ़िया पैदावार हो। उन करार के अंदर ऐसा भी प्रावधान था कि अव्वल तो बीज पैदा होगा नहीं, जैसा हाइब्रिड में कईयों के बीज पैदा नहीं होते। आप उगा सकते हो, फसल ले सकते हो, लेकिन दोबारा बोओगे तो वो बोई जगह नहीं। लेकिन अगर बीज उसमें पैदा होता है तो आपको अधिकार नहीं था, किसान को अधिकार नहीं था कि वो अपने ही बीज को, अपनी खेत की फसल को वो बीज के रूप में रख सके। कई बार पता नहीं क्या सोच करके सरकारें ऐसे करार साइन कर देती है, पर हमें भी उसके लिए कोई हल्ला नहीं मचाना था। हम लोगों ने भी देखा भी खुद का राज है, समझाने की कोशिश करेंगे। और वो एग्रीमेंट मैंने कैंसिल कराया राजस्थान के अंदर। वही एग्रीमेंट जाके उन्होंने 7 स्टेट के अंदर दे रखा था, जो कि राजस्थान की तर्ज के ऊपर वो लेना चाह रहे थे। और जब मैंने कैंसिल कराया तो वो 60 स्टेट्स के अंदर जाकर के वो करार कैंसिल। तो आज चाहे मेरे को देख करके कोई ये नहीं कहता होगा कि भाई ज्योति मिर्धा ये तो किसान नेता टाइप की नहीं दिखती है, लेकिन आप में से कई लोग, और विशेष तौर से क्योंकि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बहुत बैठे हुए हैं, भाई नुआड़ा ने तो अबार कहीं एक पार्ट और चढ़ाए दियो, बाने कह दियो मिर्धा हटाओ और नागौर बचाओ। सही बात है। साफे वाले जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने मेरे युवा साथियों को मैं बोलती हूँ, मैंने कहा तुम आज की तारीख में हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे ज्यादा एम्पावर्ड हो। तुम्हें अगर कोई चीज पता करनी है, किसी के बारे में सत्यता जाननी है, अगर तुम्हें यह देखना है कि ज्योति मिर्धा ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बोला या तुम्हारे पक्ष में कुछ बोला या किसान हित की बात की या अहित की बात करी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जियो ने तुम्हें 200 रुपए में महीने का डेटा दे रखा है, उठाओ फोन और उठा करके सबको मचका करके हिस्ट्री निकाल सकते हो तुम। तो आज जब यहाँ पे मंच से स्वर्गीय बलदेव राम जी का या नाथुराम जी का या रामनिवास जी दादा साह का या कुमाराम जी आर्या का नाम लिया जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी उन लोगों के कराए हुए काम, क्योंकि वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, गालियां नहीं बकते थे, वो वास्तव में किसान हितैषी थे। आप में से कई लोगों को ज्यादा पता होगा, हम तो छोटे थे। अभी प्रेम सिंह जी बोल रहे थे, वो जो PL 340 की बात करते थे, मेरा ख्याल है नए वालों को तो पता भी नहीं होगा कि एक जमाने में शिप से लाल गेहूं आया करता था, जिसको हमारे बुजुर्ग कहते थे कि लाल गेहूं की रोटी खाते थे और बिल्कुल ऐसी लगती थी, है ना। उसके बाद हरित क्रांति आई और हमारे लोग उगाने लगे। किसान की दशा ठीक है नहीं है ये तो हम सबको पता है, हम सबको समझ में आती है। मेरे पिताजी, जब मैं दादा साहब के पास में दिल्ली में रह करके पढ़ाई करती थी, मैं थी, मेरे बड़ी वाली जो बुआ, सेम हालत खेती की है। अभी मुझे एक सज्जन डागा साहब थे शायद, वो जो मुझे गायों के बारे में एक वो दे करके गए, मैं उसको देख रही थी। तो पुराने जमाने में, जब बहुत पहले, अभी जस्ट पुराना नहीं, जब से मतलब दुर्गति हो रही है हम किसानों की, एक जमाने में जब किसान और जवान दो ही हुआ करते थे, या तो आप खेती करते थे या आप फौज की नौकरी करते थे। और मेरे खानदान में दोनों ही रहे हुए, कुछ फौज में जाते थे कमाने के हिसाब से, आदमी खड़ा रह करके बनवा के लेके आता है। सब्जियां जो है वो मेरे खुद के घर में होती है, हम बिना खाद बीज, बिना पेस्टिसाइड के उसको देसी खाद दे करके करते हैं। उस जमाने में सिस्टम अलग था। अब लोगों को अगर बताओगे कहेंगे ये तो सब पिछली बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं। पुरानी बात कैसे? जब हम पहले गाय पालते थे तो गौमूत्र अपने आप में जो है वो कई रोगों को दूर कर देते हैं। एक बोतल में भर के पानी का सैंपल लेकर के आया, बोले आप लोग कहते हो ना कि अग्रणी बहुत हो गए हम लोग खेती करते करते, अगर आप देखो तो जैसे कोका कोला भर के लेकर के आए वो ऐसी बोतल के अंदर कलर, उनके कुएं का पानी
केमिकल डाल डाल करके इस कलर का हो गया था, जैसा लग रहा था जैसे कोका कोला लेकर के आए, वो पार्लियामेंट में लेकर के आए थे उसको। तो हमने खुद ने अपने जीवन को बहुत ज्यादा एक तरीके से, वो पूरी जो साइकिल थी कि गाय पालते थे, गाय का दूध पीते थे, उसका खाद होता था उसको खेत में देते थे, खेत के अंदर हमारे को दवाइयां महंगी नहीं खरीदनी पड़ती थी, बीज हम हाथ से खड़ा करते थे, खेती करते थे, और वो एक पूरा सिस्टम था। बच्चों को अच्छा खाने को मिलता था, घर में घी दूध खाते थे, तैयार रहते थे, और सब बिल्कुल मतलब जो पुरानी जितनी मशीन है यहाँ पे बैठी हुई देखो क्या बढ़िया, अभी भी रवा है सब, और नए वालों के सबके इंजन अभी ऐसे हो रखेंगे बंदा। तो क्या है कि 28 साल में हार्ट अटैक हो गया सब, क्या खाई हुए को 30 वर्ष में हार्ट अटैक हुई को सब। अब बताओ 28-30 साल पे हार्ट अटैक हो रहा है, मतलब पुराण से काटे है जगह चाल रही है, देसी की माते चाल रही है, अगला डाल डाल रहा है। तो अब वापस से उस चीज को सोचना है, पर सोचना किस तरीके से, नए तरीके से सोचना है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हम सबका सोचते हैं बजट के अंदर, लेकिन किसान के बारे में सिर्फ उतनी बात होती है कि इसको दया की भीख किस तरीके से दे दी जाए, सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है आदमी कि क्या करो। अभी हाल ही में 2000 रुपए कईयों के खाते में आए, तो मैंने वहां पे मेरी चर्चा चल गई है बैठे बैठे के, बोले 2-2 हजार तो दिए, कांग्रेस ने क्या दिया। मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा तुम लोगों को मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्कर होता है, लॉयर नहीं, लॉ ऑफिसर जो होते हैं, मैंने कहा तुम्हें मालूम है उसका 21,000 उसको सालाना अलाउंस मिलता है कपड़े धुलने का, कपड़े धोने का, वर्दी खरीदने का नहीं। पुलिस के पास में, एसपी जी के पास में, हमारे जो जवान हैं उनके पास में एक अलाउंस मिलता है, लेकिन उनका तो समझ में आता है कि भाई उनको ये वर्दी खरीदनी भी पड़ती है, और खरीद के उसको भाई आदमी, अफसर, फौजी आदमी आपके सामने वो कुलड़ी में से निकला हुआ शर्ट पहन करके आ जाए, वो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब वहां पे आप 21,000 रुपए साल के कपड़े धुपाई के दे रहे हो, जिसको उर्दी पहननी भी नहीं पड़ती, और यहाँ आप किसान को कह रहे हो कि साहब 2000 की पहली किस्त तो हमने जमा करा दी। अब मुझे बताओ ये कोई न्याय वाली बात है? फिर अगर कोई कह दे तो कहते हैं देशद्रोही है, मतलब ये तो गजब ही कर रखा है। हमारी फेसबुक के ऊपर हमने पुलवामा के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी, तो मैं नाम नहीं लूंगी, किसी सज्जन ने उसके अंदर एक नीचे कमेंट कर दिया कि साहब श्रद्धांजलि दे रहे हो या उसका खंडन भी करोगे, या इनके वोट चाहिए आपको। आज तो मेरे भी बहुत हुई, मैंने कहा भाई कौन से पाकिस्तानी वोट देते हैं मुझे, और कौन से उग्रवादी वोट देते हैं मुझे। भाई मेरे देश के अगर 40 आदमी मरे हैं, सीआरपीएफ में मेरे ससुर साहब थे, तो हमारा भी कलेजा कटता है। भाई तुम ये क्यों मानते हो कि इसके अंदर कांग्रेस बीजेपी है? मैंने तो कई बार बोला है कि चाहे किसान की बात कर रहे हो, चाहे देश हित की बात कर रहे हो, चाहे जवान की बात कर रहे हो, पार्लियामेंट में 543 आदमी पहुंचते हैं, 543 सही आदमी पहुंचा दो, इस देश की दशा और दिशा सबकी सुधर जाएगी, चाहे वो जवान हो चाहे किसान। आज जो जा रहे हैं वो सबका अपना अपना एजेंडा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेताओं को ढूंढ लो, कोई बंदियां बांधने में लगा हुआ है, कोई राज पलटाने में लगा हुआ है, कोई जाति पाति में लगा हुआ है। मेरे को हुड्डा साहब एक दिन एक बता रहे थे किस्सा, कहते हैं मैं वहाँ पे था हरियाणा के अंदर, और यूरिया के दाम बहुत बढ़ गए थे, पता नहीं कितने ही ज़्यादा, 1.5 गुना कर दिए थे या कितने कर दिए थे। तो बोले भाई हरियाणा के बहुत सारे बाबे वो पगड़ी बांध करके, और बोला अब की बार चलो पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। तो बोले भाई मैं लेकर के आ गया, मैं उनका नेता था, तो हम सब गए पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। मनमोहन सिंह जी मिले, तो बोले भाई मनमोहन सिंह जी ने आश्वासन दिया, बोले भाई ठीक है ये अब आप गलत हो गया और यूरिया के भाव बढ़ गए, यूरिया के भाव हम कम कर देंगे। तो जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो सारे डोकरे जाने लगे वापस। जब जाने लगे, उस टाइम पे हुड्डा साहब शायद एमपी थे, जब जाने लगे तो उनमें से एक बाबा रुक गया पीछे, और जाकर के और मनमोहन सिंह जी को कहता है भाई देखो यूरिया का भाव करो तो कर देना, और नहीं करो तो कम से कम इस भजन लाल ने जरूर हटा दिए। तो वो करने तो क्या गए थे वहां पे, और करके नेतागिरी आ रहे थे। तो वास्तव में हमारे को भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेताओं की कमजोरी है,
भाई अगर आप नेता को ये कहोगे कि तुम तो मेरे जागरण में आ जाना, मेरे नावण में आ जाना, मेरे प्राण प्रतिष्ठा में आ जाना, डांगड़ी रात में आ जाना, अगर तुम ये उम्मीद ही यही करोगे कि नेता तो राज्य करके मन जिमन जुम्मा और भाषण ठुकवा मने और कहीं चाहिए, उनको तो चाहिए यही। लीडर नहीं बनने देते, उससे पहले ही पछाड़ के पटक देते हैं। बोलते हैं क्या कि तू भाई सबसे भारी फॉलोअर बन। अगर 10 आदमी कह रहे हैं ना कि ये आदमी गलत है, तो उसके साथ में जाना पड़ता है, कहना है साहब अब इसकी तो कर दो ट्रांसफर, साहब कहीं अब बताओ नहीं 10 आदमी आएगा हमारे हाथ, इन्हें बदल दो। तो लीडरों की तो ये औकात हो रखी है आज की तारीख में, पर करने वाले कौन है? करने वाले हम ही लोग हैं। 30,000 आदमी मरे हैं 95 से। आज जो मोदी जी बोल रहे थे कि 2022 तक तुम्हारी जो किसानों की कमाई है उसको डबल कर दूंगा। अरे भाई 2022 तक को तो माथा ठेका दिया ही कोई बार, माथा थान 2019 नहीं वो पट्टो दियोड़ो है आगे। क्योंकि आप लोग भी बहुत देर से यहाँ पे विराजे हुए हैं, मैं सिर्फ जो कम से कम आपकी बात को तर्क के डोर से बंधी हुई है तो हमें ताक बागजी बना के वो होर्डिंग। या सिर्फ किसानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आ रखी है, जिसको चाहे बड़ी उम्र के लोग हों चाहे छोटी उम्र के लोग हों, और कौन किस तरीके से उसके अंदर अपना योगदान निभा सकता है उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी ये देश वापस से तरक्की के रास्ते पे चल पाएगा। जो एक जमाने में सोने की चिड़िया होती थी, अगर उस रास्ते वापस जाना है तो हमारी पुरानी संस्कृति को याद करना पड़ेगा। उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा एक तरीके से प्राइड सीख करनी पड़ेगी, गौरवान्वित महसूस करना पड़ेगा कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। एक जमाने के अंदर हम हिंदुस्तान जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, और वहां पहुंचने के लिए हर एक आदमी को अगर कोई त्याग और बलिदान भी करना पड़े ना तो उसको करना चाहिए। आज डॉक्टर कालेर है, उनको घर में भगवान की दया से धाप है, ये विवेक बैठा है यहाँ पे, इसको किसी चीज की कमी नहीं है। आज इनको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी एक इच्छा होती है आदमी की कि मैं जाकर के और कुछ अच्छा काम करूं उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए जहां से मैं उठ करके निकला। आज आप लोगों का आशीर्वाद है। हमारे पूर्वजों ने बहुत तकलीफ देखी। मेरी परदादी जी ने तो, जब मेरे परदादा जी बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, उसके बाद में घी बेच करके काम चलाया था और मेरे दादा साहब को पढ़ाया था। लेकिन उन लोगों के बलिदान के बाद में आज ये स्थिति है कि हम लोग अच्छे परिवारों में शादी हो गई, उन्नति कर ली हम लोगों ने। हमें जरूरत नहीं है धक्के खाने की गर्मी में, कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत सुखी थे घर के अंदर, लेकिन हमें भी अंदर से एक भावना आती है कि भगवान ने अगर हमें सक्षम बनाया है तो उसकी मदद करो जो इतना सक्षम नहीं। और यही कारण है कि आज 4 पीढ़ियां आप लोगों के बीच में खड़ी है, लेकिन मिर्जा परिवार के ऊपर कोई एक छींटा नहीं लगा सकता, एक काली टीकी कोई नहीं बता सकता। तो मैं तो और अपना लंबा उद्बोधन करते हुए नहीं, आप लोगों से यही विनती करूंगी कि आप एक बारी लोगों में यही मैसेज दें कि आइंदा भी अगर कोई इस तरीके का सवामणि, जागरण, डांगड़ी रात कोई प्रोग्राम करो, उससे पहले एक इस तरीके की गोष्ठी होनी चाहिए जहां लोग बैठ के कम से कम सोचना तो शुरू करें कि अगर हमें हमारी दशा और दिशा सुधारनी है तो उसके लिए हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम वो फैसला अपने हाथ में लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने यहाँ पे बहुत ही एक बढ़िया कार्यक्रम जो आयोजित करा, उसमें बहुत ही पेशेंस के साथ में आप भारी संख्या में बड़े युवा माताओं बहनों वापस पधारे यहाँ पे, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और पुनः एक बार बधाई देना चाहती हूँ कालेर परिवार को, डॉक्टर कालेर को, विवेक जी को, कि उन्होंने एक बहुत ही नई शुरुआत करी है जो कि मेरे ख्याल से अब एक तरीके से रेवोल्यूशनरी होगी। और शायद इस साल के अंदर इसको दोहराया जाएगा कि कहीं पे भी कोई अगर आयोजन करा जाए तो उसके अंदर इस तरीके की एक गोष्ठी जरूर रखें जहाँ लोग सोचने पे मजबूर हो, आगे बढ़ने का हमारा रास्ता हम खुद तय कर सकें, ताकतवर बन सकें और एक दिन इस हिंदुस्तान को वापस से उन ऊंचाइयों पर ले जा सकें जहाँ पे हमारे पूर्वजों ने कभी इसको देखा था। धन्यवाद सर, राम राम, जय जय। बहुत बहुत बात आती है कि बोलना पड़ेगा, आम आदमी। उपस्थित सभी जन समुदाय का और अतिथियों का आभार प्रकट करें। ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए बार बार कोई न, देखिए जो अभी फैसले सरकारें ले रही है वो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म है, जिसके अंदर किसान को इमीडिएटली कैसे रिलीफ दिया जा सके
उसको, क्योंकि बहुत डिस्ट्रेस है फार्म के अंदर। कई आप किसान सुनते हैं कि आत्महत्या कर रहे होते हैं जगह जगह पर। अगर कोई एक ओलावृष्टि का या एक बाढ़ का कोई ऐसा मौका आ जाता है, उसके अंदर भी किसान उसको झेल नहीं पाता है, तो उसकी वजह से सरकारों को इस तरीके की घोषणाएं करनी पड़ती हैं। रही बात नदी से जोड़ने की, तो वो पहले कई लंबे समय से SK डे साहब के टाइम से और राव साहब के टाइम से ये योजनाएं चल रही हैं जिनके अंदर, लेकिन इनको कर पाना, और स्पेशली जब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और नए नए कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं और शहर अलग अलग जगह पे बसते जा रहे हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए जो फोकस है नई सरकारों का वो इस बात पर है कि जहाँ पर जो बरसात होती है उसका पानी वहीं पर कैप्चर करा जा सके और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें। तो अब सरकारों की नई जो मानसिकता है वो इस तरीके की है कि अपना बारिश का पानी रोको ताकि उसको आप पीने के और उसको खेती के काम में सकें। तो हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान नहीं होता कि आप नदी का बहाव किसी जगह से चेंज करके दूसरी जगह ले सकें। ये कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं जिनको हमारे से ऊपर के लेवल के नेता और देश के और मतलब संयुक्त राष्ट्र के लेवल के ऊपर डिसाइड करा जाता है, तो उसके ऊपर अगर मैं कमेंट करूँ तो ये ठीक नहीं है। कालेर परिवार द्वारा आज एक किसान संगोष्ठी रखी, देखा गया कि बहुत अच्छी तादाद में यहाँ के लोग किसान जो पहुँचे। आपने जो पुराने वृद्धजन जो गणमान्य नागरिकों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया, जो पूर्ववर्ती जो ज़माने में जो सोच थी उसको अगर लागू किया जाए तो आज भी किसान क्या उस स्थिति में वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर हम वापस से ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे तो शुरू में हमारे को महंगी पड़ती है उस तरीके की खेती, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है, वो हमारे को पैदावार भी अच्छी देती है और उससे मतलब जो ज़मीन की उर्वरकता है वो कम नहीं होकर के वापस से सुधरती है, हमारे पानी की क्वालिटी ठीक रहती है। उसको कुछ समय ज़रूर लग सकता है क्योंकि एक बार के लिए वो चक्र जो है वो भंग हो चुका है, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम दोबारा से आज नए परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर देखें तो टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम ले सकते हैं कि आज हम बूंद बूंद की सिंचाई है हमारे पास में। पॉलीनेट हाउसेस के अंदर हम अगर खेती करते हैं तो हमें पानी कम लगाना पड़ता है। वर्टिकल खेती करने लग गए जहाँ पे स्प्रे से काम चल जाता है। 12 महीना हम खेती कर सकते हैं अगर हमारे पास में थोड़ी सी भी पानी की व्यवस्था होती है। सोलर का हम काम में लेने लग गए ताकि पंप्स लग सकें। तो ये सब चीज़ों का एक समन्वय अगर लेकर के अगर तरीके से चीज़ करी जाए तो उसके अंदर आज भी मेरा ये मानना है कि किसान को इंटेंसिव फार्मिंग करनी चाहिए, साथ साथ एंसिलरी एक्टिविटीज़ जैसे चाहे उसको पशुपालन हुआ या मछली पालन हुआ, जिस जगह पर भी किसान रहता है उसके हिसाब से वो उनको उन एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए ताकि वो अपनी जो उनकी जो कमाई है उसको वो एनहांस कर सके। जो पहले चुनाव लड़े हुए होते हैं और अगर पूरे राजस्थान में मेरे हारने की मार्जिन सबसे कम रही थी तो शायद उसी चीज़ को देख करके और एक स्ट्रॉन्ग दावेदारी मानी जा रही है, उसी का नतीजा है कि आप अखबारों में आपका मानस नागौर जिले से ही है या लास्ट टाइम और उससे लास्ट टाइम भी दूसरी सीटें ऑफर करी हुई थी, पर मैंने उनको साफ बता रखा है कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो जहाँ खेती करी है वहाँ पे अगर आप लाटने के लिए नहीं जा सकते तो दूसरी जगह कैसे जा सकते? एक कालेर परिवार द्वारा ये नवा विधानसभा क्षेत्र में पहली ऐसी किसान संगोष्ठी है जिसमें आपने यहाँ समय निकाला। क्या ऐसी संगोष्ठियाँ होनी चाहिए किसानों के हित में जहाँ अपनी बात रख सके? मैंने मेरे जब भाषण दिया उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि ये एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत है कि जहाँ भी आप कोई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हो वहाँ पर एक बार को इस तरीके की कोई अगर चिंतन का एक स्कोप दें तो लोग भी हमारे ज़्यादा जागरूक होंगे, सोचने के ऊपर मजबूर होंगे और जो हमारी रोजमर्रा की परेशानियाँ हैं, चाहे किसानों की हो चाहे वो जनता के मतलब सोसाइटी के किसी भी तबके के लिए हो, एटलीस्ट उसके ऊपर सोच जाएगी और लोग उसका निराकरण करने की सोचने लगेंगे। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मैं बधाई देना चाहता हूँ कालेर परिवार को। लाडनू से हमारे युवा विधायक है मुकेश जी भाकर, हम चाहेंगे कि ये जो नवा विधानसभा क्षेत्र की जो किसान संगोष्ठी आज कालेर परिवार द्वारा आयोजित की गई है, आपको कैसा लगा यहाँ आकर किसानों के बीच में? क्या आपको किसानों की जो भी समस्या है उन ज्वलंत मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा पूर्व सांसद साहब ने कहा, एक बहुत अच्छी पहल आज कालेर परिवार ने यहाँ करी है। मैं चाहूँगा कि पूरे नागौर में आज जैसे किसान संगोष्ठी रही है, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं जहाँ हम जाते हैं, जैसे दहेज प्रताड़, दहेज है, दूसरी मृत्यु भोज और अन्य जो चीज़ें शिक्षा को लेकर, इस तरीके की जगह जगह संगोष्ठियाँ जो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम है उनमें होनी चाहिए। एक अच्छी पहल नागौर यहाँ आज नवा विधानसभा में हुई है और आने वाले समय में नागौर चूँकि हमेशा से अग्रणी रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो या उसके बाद की जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो आने वाले समय में पूरे नागौर में इस तरीके के कार्यक्रम होंगे और एक नई चेतना इस नागौर से पूरे राजस्थान में फैलने का कार्यक्रम होगा।